स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। साउथ की मूवी का ना एक एंट्री सीन देख रहा था, आप भी देखिए जरा। यहाँ पर ये देखो, नींबू मिर्च के बीच में से, है ना, नींबू मिर्च के बीच में से ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी एंट्री हो रही है। राइट, व्हाट एन एंट्री। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पता क्या होता है, साउथ की फिल्मों में जब भी हीरो की एंट्री होती है ना, तो फिजिक्स और ग्रेविटी दोनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काम करना थोड़ा बंद कर देते हैं। और हमें लगता है कि भाई रियल लाइफ में थोड़ी ना ऐसा होता है। लेकिन एक ना गौर करने वाली बात है, अभी ना एक चीज पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। पिछले 80 दिनों में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसने पता क्या किया, उसने 60 साल पुराने डीएमके एडीएमके कार्टेल के सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस का पूरी तरह बोरिया बिस्तरा बंद करके रख दिया। तमिलनाडु में हिस्ट्री रही है एक्टर्स का नेता बनने की, तो जब भी कोई बड़ा एक्टर नेता बनता था तो सब सोचते थे कि कैमरा के आगे आकर बड़े बड़े भारी भरकम डायलॉग मारेगा, थोड़ी बहुत फ्रीबीज बांट देगा और काम हो जाएगा। लेकिन सी जोसेफ विजय ने इन 80 दिनों में चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट के बड़े ही तेज तरार शार्प माइंडेड सीईओ की तरह एक ऐसी बाउंसर डाली जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स स्टडी IQ पर। और आज हम सिर्फ PR हाइप या सोशल मीडिया की हवाबाजी के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम पूरे आंकड़ों की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नीति आयोग के हार्ड फैक्ट्स और इकोनॉमिक रियलिटीज के लेंस से वी विल ट्राई एंड डी कोड कि आखिर इन पिछले 80 दिनों में ग्राउंड जीरो के ऊपर क्या तबाही मची है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे देखने से अक्सर सरकारें कतराती हैं। विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले तमिलनाडु की फिस्कल हेल्थ के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइट पेपर रिलीज करवाया। और उस व्हाइट पेपर ने जो आंकड़े सामने रखे, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स और वार्निंग बेल बनते हैं। 1 अप्रैल 2021 को तमिलनाडु का आउटस्टैंडिंग डेट था 5 लाख करोड़ रुपए तक का, जो 31 मार्च 2026 तक 10 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया, यानी डबल हो गया। ये ग्रोथ रेट, इट्स नॉट अ माइनर इंक्रीज दोस्तों, इट्स अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 14.3%। स्टेट का डेट टू उसकी स्टेट जीडीपी रेशो ये 28% से ऊपर है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे जो पीयर स्टेट्स हैं उससे कई ज्यादा है। एंड मोस्ट कंसर्निंग थिंग, तमिलनाडु का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू टू इट्स स्टेट जीडीपी रेशो है, वो 6% से गिरकर 5.5% से भी नीचे जा चुके हैं, जो पिछले कुछ दशकों में सबसे निचला स्तर है स्टेट के अंदर। मतलब स्टेट की कमाई लगातार घट रही है और कर्ज का बोझ हर साल बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे वक्त में आमतौर पर राजनीतिक पार्टीज लोगों को अपीज करने और उनका ध्यान भटकाए रखने के लिए और भी ज्यादा फ्रीबीज देने का वादा करना शुरू कर देती हैं, या फिर कुछ और हथकंडे अपनाएंगी। लेकिन विजय ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने प्लानिंग कमीशन के पुराने डेप्यूटी चेयरमैन और बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मोंटेग सिंह आलूवालिया, इनकी लीडरशिप के अंडर एक हाई लेवल रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कमिटी का गठन कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इस कमिटी में सिर्फ नाम के लोग नहीं है, जाने माने व्यक्ति हैं, जैसे कि डॉक्टर KP कृष्णन, टैक्स पॉलिसी एक्सपर्ट अरविंद मोदी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के पुराने चेयरमैन नाजीब शाह और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर M सुरेश बाबू। ये देश के सबसे शार्प इकोनॉमिक माइंड्स को एक साथ इन्होंने इकट्ठा किया। इस कमिटी का सीधा मैंडेट है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को सस्टेनेबली बढ़ाना, लीकेजेस को रोकना, टैक्स कॉम्प्लायंस को बेहतर करना एंड अनअकाउंटेड सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना। यहां तक कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और अल्कोहल रेवेन्यू, जहां हर साल हजारों करोड़ के करप्शन और लीकेज के आरोप लगते थे, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज और टेक्नोलॉजिकल ओवरसाइट लाने की बात कही गई है। विजय साहब ने यह बड़ा साफ कर दिया है कि गवर्नेंस पॉपुलिस्ट नारों से नहीं, बल्कि बहुत ही मजबूत फिस्कल सेल्फ रिलायंस और फिस्कल स्पेस क्रिएट करने से चलती है। इस मूव ने ना सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर बल्कि पॉलिसी एक्सपोर्ट्स को भी एक तरीके से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विजय की प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। राइट, तो दिस इज समथिंग गुड अबाउट हिम, राइट। सो मूविंग ऑन, अब हम तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें,
तो इस पर ना एक नज़र डालकर हमें ये समझ में आता है कि अभी हाल ही में 18 जुलाई 2026 को नीति आयोग ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट के अंदर तमिलनाडु को देश का थर्ड मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट रैंक किया गया। सरकार चाहती तो इस रैंक का ढिंडोरा पीट सकती थी। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तमिलनाडु लार्ज स्टेट्स में फर्स्ट रैंक पर आता है। स्टेट का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो लार्ज स्टेट्स के एवरेज से 36% थोड़ा ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में $2.4 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया था और एनवायरमेंटल रिजिलियंस के पिलर में भी तमिलनाडु टॉप पर आ रहा है। एयर क्वालिटी की कैटेगरी में एवरेज से 22% बेहतर एयर तमिलनाडु के अंदर पाई गई और रीन्यूएबल एनर्जी खास करके विंड और सोलर कैपेसिटी में स्टेट ने कमाल का काम किया। लेकिन विजय ने इस रिपोर्ट को अपनी तारीफ के रूप में नहीं लिया, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टू डू लिस्ट के रूप में लिया। मतलब कोई भी होता इसका ढिंडोरा बजाता, लेकिन विजय ने देखो क्या किया। एक मेच्योर एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे बड़ी पहचान जो होती है ना, वो इसने प्रूव की। नीति आयोग की रिपोर्ट ने कुछ हिडन बॉटलनेक्स को भी एक्सपोज किया है जो तमिलनाडु की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो तारीफ के साथ साथ विजय ने ध्यान दिया शॉर्टकमिंग्स पे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स को आप देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट रैंक होने के बावजूद तमिलनाडु का कंटेनर फ्रिट स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डिपो, इनकी जो कैपेसिटी है उसके मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के हिसाब से लार्ज स्टेट एवरेज से 33%, वन थर्ड कम है। चेन्नई पोर्ट के आसपास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा चोक्ड है कि ट्रक्स को पोर्ट में एंटर करने में या एग्जिट करने में 36 घंटे का वेट करना पड़ता है। नाउ यू योरसेल्फ इमेजिन कि जब एक ट्रक 36 आवर्स जाम में खड़ा रहेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी, राइट। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बहुत भयंकर कमी है। तमिलनाडु में हजारों यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज होने के बावजूद डायरेक्ट यूरोपियन फ्लाइट्स का ना होना एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। और तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू है इंडस्ट्रियल वाटर सिक्योरिटी। लैंडलॉक्ड और रेन शैडोड रीजन्स में इंडस्ट्रीज को पानी नहीं मिल पा रहा और ट्रीटेड सीवेज वाटर का इंडस्ट्रियल रीयूज तमिलनाडु में खासकर बहुत ज्यादा लिमिटेड है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने विजय के सामने एक आईना भी रख दिया और उनके 80 दिनों का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन गैप्स को हाइड या छुपाने की बजाय चेन्नई पोर्ट की डीकंजेशन, एयरपोर्ट एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर इमीडिएटली टास्क फोर्सेस अपॉइंट कर दी। विजय ने दिखा दिया कि वो पिछले सालों की कमियों पर पर्दा डालने की बजाय, पिछली सरकारों पर दोष डालने की बजाय उन्हें टारगेट करके रिजॉल्व करने की विलिंगनेस रखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब अगले 60 सेकंड में मैं जो आपको ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो किसी भी स्टेट के वोटर या फिर हमारे देश के स्टूडेंट्स को मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नीति आयोग और इकोनॉमिस्ट्स ये मैक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल पर नहीं। लेकिन एक स्टेट में आम आदमी को एग्जैक्टली उसकी लाइफ में क्या मिला, ये सबसे जरूरी होता है। सो विजय ने सीएम बनते ही ये समझ लिया कि आम जनता को इमीडिएट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस चाहिए। सरकार आते ही टैस्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लिकर पॉलिसी में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहॉल करने जा रही है। बार्स की फंक्शनिंग और उनके ये जो बियर वाले बार्स होते हैं उनमें रेगुलेशंस में एक ऐसी स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है जिससे स्टेट को रेवेन्यू तो मिले लेकिन लीकेजेस एंड करप्शन ये बिल्कुल बंद हो जाए। ये सिर्फ एक स्टेट पॉलिसी का चैलेंज नहीं, ये सोसाइटी और ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली बात है कि भाई सुधर जाओ। एक तरफ जहां विजय स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए यूजर चार्जेस और फीस को रैशनलाइज करने पर फोकस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को माइक्रो लेवल पर भी इंप्लीमेंट कर दिया। बिज बड्डी का नाम आपने प्रोबेबली सुना होगा, तो बिज बड्डी और गाइडेंस तमिलनाडु इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको एक्टिवेट कर दिया गया है कि अब टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल होना स्टार्ट हो जाए। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर या आम इंसान की कोई शिकायत है तो उसका सल्यूशन एक डेडलाइन के अंदर अंदर निकालना ही पड़ेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि उनका, विजय साहब का विजन सिर्फ पन्नों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन एक नए सीएम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बढ़िया पॉलिसी बनाना नहीं बल्कि पुरानी ब्यूरोक्रेसी से उसे इंप्लीमेंट करवाना होता है। पिछले 80 दिनों में विजय ने एक आयरन फिस्ट अप्रोच अपनाई है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार में अब
चलता है, हो जाएगा, कर देंगे, ये पुराना एटीट्यूड जो है ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकारी दफ्तरों में एक कॉर्पोरेट जैसी अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी। टीवी के गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ न्यू प्रोमिसेस और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने पर नहीं, बल्कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने के ऊपर है। आपको जानकर ये बहुत हैरानी हो सकती है कि तमिलनाडु का इन्वेस्टमेंट एमओयूज का इनको ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करने का रेट अब नियरली 100% हो रहा है। जो सिस्टम पहले डिलेज का शिकार हो सकता था, उसमें अब पॉलिसी कंसिस्टेंसी की वजह से एक नई ट्रांसपेरेंसी भी आना शुरू हो गई है। इसके अलावा एजुकेशन और टैलेंट पूल पर भी सीधा फोकस है। इनोवेशन इकोसिस्टम्स और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी फैसिलिटीज, जिसमें तमिलनाडु का नंबर देश में दूसरे स्थान पर आया करता था, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईटीआईस के साथ एक्टिवली लिंक भी किया जा रहा है। विजय की ब्यूरोक्रेसी को सीधी वार्निंग है, या तो स्पीड मैच करो या फिर रास्ता नापो। तो आईएएस ऑफिसर्स को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। तो उन्होंने दिखाया कि एक शार्प सीईओ की तरह टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच से किसी भी सरकारी मशीनरी को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। तो क्या सच में विजय ने इन 80 दिनों में खुद को प्रूव कर दिया? अब ये इसका जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम डाटा और पॉलिटिकल मूव्स को देखें तो एक बात एकदम साफ हो रही है कि विजय ने थलापति के फैन बेस से बाहर निकलकर एक मैच्योर, कैलकुलेटिव और बोल्ड चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी जगह तो देखो बनानी स्टार्ट कर दी है। उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ स्टेट की इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, वो स्टेट राइट्स और एजुकेशन के मुद्दे पर सेंटर से एकदम आमने सामने टकराने से भी नहीं हिचकिचाते। चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नीट एग्जाम को कंप्लीटली स्क्रैप करने की फुल फ्लेज्ड जो मांग इन्होंने रखी, इसकी बात हम करें, या फिर सोशल जस्टिस के नए स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो, विजय ने लगातार अपना स्टांस एकदम क्लियर रखा है। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है, राइट। अभी तो 80 दिन ही हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस में उन्हें इंडिया में थर्ड रैंक मिला है, उसे फर्स्ट रैंक तक लेकर जाना, लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और सबसे बड़ा चैलेंज स्टेट्स के करीब 10 लाख करोड़ के कर्जे को इसे मैनेज करना, ये उनके आगे बहुत बड़े पहाड़ की तरह है। ये सिर्फ 80 दिनों का स्प्रिंट नहीं रहेगा, ये 5 साल के एक मैराथन के बराबर होगा। और द क्वेश्चन इट्स नॉट कि उन्होंने इन 80 दिनों में कैसे परफॉर्म किया, आने वाले परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, लेकिन आने वाले टाइम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड और ये सीईओ जैसा मॉडल आने वाले सालों में क्या ये सस्टेन हो पाएगा? क्या टीवी के की नई पॉलिटिक्स बाकी स्टेट्स के लिए एक नया नेशनल बेंचमार्क बन पाएंगी? सो मी चंदन शर्मा आप सभी से ये सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है, विजय तमिलनाडु को इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट और वेलफेयर स्टेट बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर भी जरूर कीजिएगा। स्टडी आईक्यू के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके साथ फिर दोबारा एक अगली वीडियो में मिलूंगा। बाकी इस वीडियो से हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलती हैं हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे पॉलिटिकल विलिंगनेस एक स्टेट की काफी सारी प्रॉब्लम्स को, है ना, फर्स्ट 100 डेज में भी काफी अच्छे से रिजॉल्व कर सकती हैं। तो टीवी के विजय की देखो, आज जो हमने सारी डिस्कशन की उसका देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कि पहले 80 दिनों में टीवी के विजय, हालांकि थलापति फैन बेस के दम पर इनको इलेक्शन में विक्ट्री मिली, ठीक है, लेकिन अब वो एक मैच्योर चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर कर आ रहे हैं थ्रू हिज गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, राइट। प्रोएक्टिवनेस इन्होंने दिखाई, मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी तैयार करके तमिलनाडु की फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना इनकी सरकार का एक टॉप प्रायोरिटी है, राइट। तो ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार से स्टेट की फिजिकल हेल्थ इनके एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगी, राइट। और इसी के साथ साथ देखो, नीति आयोग की बात करें तो उसमें तमिलनाडु की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों के बारे में बताया गया। तो जहां कोई आम नॉर्मल मिनिस्टर होता या दूसरी सरकारों की हम बात करें, तो जनरली स्ट्रेंथ्स को ज्यादा एग्जैजरेट करके उसका ढोल बजाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं, और वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश की जाती है। वीकनेस की कोई बात करे तो उसे एंटी नेशनल या एंटी तमिल हो सकता है बोल दिया जाता हो, लेकिन विजय ने उसका पूरा संज्ञान लेते हुए उसको करेक्ट करने का एक तरीके से मानो प्रण लिया हो, राइट। सो ये चीज एक प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, राइट। यंग लीडर्स उभर कर निकल कर आ रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात यार, तमिलनाडु में एक कहीं ना कहीं ये केस स्टडी भी निकल कर आ रही है कि पिछले 60 सालों में डीएमके एडीएमके
है ना? क्या होता था कि एक चक्की है आटे वाली, वो उसके 2 चक्के हैं, ठीक है? तो 5-5 साल बाद या 10-10 साल बाद वो चक्कों के पहिए बदल जाते थे, लेकिन जनता ही पिसती जा रही है, राइट? विजय एक न्यू एंट्रेंट ने यहाँ पर इमर्ज होकर एक उम्मीद की किरण दिखानी शुरू की है, जहां पर अभी तक तो देखो फर्स्ट 80 डेज में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि इट सीम्स कि तमिलनाडु स्टेट लेवल के ऊपर जिन प्रॉब्लम से गुजर रहा है उनको भी एड्रेस किया जाएगा, एंड आगे चलकर नेशनल लेवल पर भी हो सकता है ये एक मॉडल स्टेट बनकर निकल कर आए। आम जनता की भी प्रायोरिटीज का ध्यान रखा जा रहा है, बट नॉट थ्रू फ्रीबीज बट थ्रू वायबल एक्शंस, राइट? सो देखना बस ये बाकी है कि क्या ये 80 डेज में जो कुछ भी अभी हुआ, क्या इसको अगले पूरे 5 साल तक सस्टेन किया जा सकता है, राइट? तो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। देखो मुझे तो लग रहा है कि भाई लड़के में दम है, ठीक है, न्यू एंट्रेंट होने की वजह से, राइट, पॉलिटिकल विल होने की वजह से, ऊपर से क्या है कि देखो कई बार क्या होता है कि पुरानी पार्टीज होती है ना, उनमें थोड़ा सा रस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वो एक बड़े ही सेट पैटर्न के हिसाब से सोचते हैं कि नहीं जनता तो यही सोचेगी, जनता तो ऐसी ही है, फलाना फलाना, राइट? न्यू एंट्रेंट क्या होता है, वो पुराने पैटर्न को ब्रेक करके कुछ एक फ्रेशनेस लेकर आते हैं पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट? और टीवी के विजय, है ना, टीवी के एंड सीएम विजय, इनका यही नजर आ रहा है कि बेसिकली एज ऑफ नाउ द वे दे आर वर्किंग, rather than appeasing people and trying to buy them via freebies so that the people vote for them, ये एक्चुअली रियल मुद्दे जो स्टेट को परेशान कर रहे हैं तमिलनाडु के डेवलपमेंटल एजेंडा में, उसको नीचे धकेलते जा रहे हैं, उसको टैकल करने के ऊपर इनका फोकस है, राइट? सो माय बेस्ट विशेस टू सीएम साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश का सबसे दक्षिण मोस्ट राज्य ये खूब तरक्की करे, और सभी राज्य, है ना, जो अच्छी चीजें हो रही हैं उससे एग्जाम्पल लेकर अपनी भी डेवलपमेंट करते रहें, और उसी से देखो हमारा, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हमारे सभी अंग अगर स्वस्थ रहेंगे उसी से तरक्की होती है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी सभी स्टेट्स एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे से एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बनाकर अगर तरक्की करते रहेंगे तो उससे देश की भी तरक्की होगी। ये कोई नेशनल तरक्की नहीं होती कि जहां पर, ये कौन सी तरक्की होती है भाई कि जहां देश तरक्की कर रहा है लेकिन स्टेट्स वो नहीं तरक्की कर पा रहे, या देश तरक्की कर रहा है लेकिन आम जनता बेचारी पिसती जा रही है, राइट? तो हमें थोड़ा अपने डेवलपमेंट्स के जो नोशंस हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जाम, तो स्टडी आईक्यू के ऊपर हमारे P2I बैचेस, उनके ऊपर हमने 50% डिस्काउंट अभी आपके लिए ऑफर किया है, एंड साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी है। सो एनीवन हु वांट्स टू एनरोल विद स्टडी आईक्यू, तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट के ऊपर जाना है। अगर 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना टारगेट ईयर चूज कर लेना, ठीक है? 27, 28, 29 तीनों साल के लिए हम आपके लिए कोर्स ऑफर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2028 की बात करते हैं, क्योंकि 2028 के लिए एक्चुअली ये बड़ा सही टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करने का, ठीक है? तो इसमें बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? 66,000 रुपीज इसकी वैलिडिटी है, लेकिन प्री अप्लाइड कूपन से 36,300 रुपीज यहां पर आ रहा है। इसके ऊपर भी फर्दर डिस्काउंट अगर आपने लेना है तो CS लाइव आप ये कोड अप्लाई करेंगे, कोड अप्लाई होते ही ओनली 32,999 विच इज 33,000, इतने में 3,000 आपके बेसिकली और रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है? बाकी फर्दर अगर आपको कोई मदद चाहिए, बाकी फर्दर नेगोशिएशंस अगर आप करना चाहते हैं, डू नॉट वरी। बॉटम लेफ्ट पे यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है 9240231046। इस नंबर पे कॉल करके यू कैन गेट द काउंसलिंग फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जाम, राइट? हमारे टॉप काउंसलर्स, राइट, दे विल असिस्ट यू कि यूपीएससी एग्जाम को अगर आप समझना चाहते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, एग्जाम का एक बेसिक रोड मैप क्या होता है उसमें मदद मिलेगी, और अगर स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम्स के बारे में फर्दर डिटेल्स और एनरोलमेंट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर से आपको मदद मिल जाएगी, राइट? सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, देश की तरक्की में जितनी कंट्रीब्यूशन आपकी हो सकती है वो करते रहिए, और ये तरक्की होगी जब हम सोचना शुरू करेंगे, सवाल पूछना शुरू करेंगे, और उन्हीं सवालों के जवाब से वी कैन बेसिकली इम्प्रूव द सिस्टम्स। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।